In this video, I am going to discuss about urea cycle and its disorders. प्रोटीन मेटाबॉलिज्म या कहे अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म से अमोनिया बनता है। इस अमोनिया के हानिकारक होने की वजह से इसे शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी है, लेकिन चूंकि अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वाटर लगता है, इसलिए अमोनिया के फॉर्म में हमारे शरीर से अमोनिया का सिक्रेशन नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि इसीलिए हमें यूरियोटेलिक भी कहा जाता है। हमारा शरीर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से बने प्रोडक्ट्स को यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट करता है, चूँकि यूरिया के एक्सक्रीशन के लिए पानी की आवश्यकता कम होती है। यूरिया का जो सिंथेसिस है वह 5 स्टेप प्रोसेस है। इसमें 5 एंजाइम्स अलग अलग यूज़ होते हैं और यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। इसमें 2 एमिनो ग्रुप होते हैं, एक अमोनिया से मिलता है और दूसरा एस्पार्टेट से मिलता है। सो यूरिया इज द इन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, और या वी कैन से amino acid metabolism. Urea is synthesized in liver and transported to kidneys for excretion in urine. Urea cycle is the first metabolic cycle that was elucidated by Hans Krebs and Kurt Hensleit. Hence it is known as Krebs-Hensleit cycle. Urea has 2 amino groups, one derived from ammonia and the other from aspartate. Carbon atom is supplied by carbon dioxide. Urea synthesis is a 5-step cyclic process with 5 distinct enzymes. The first 2 enzymes are present in the mitochondria while the rest are localized in cytosol. तो पहले के 2 एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं और बाकी के एंजाइम्स साइटोसोल में। मतलब कि यूरिया साइकिल साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों से जुड़ा हुआ है। तो ये एक ओवरव्यू है। यूरिया साइकिल को आर्निथीन साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट प्रोडक्ट जो यूज़ होता है वो आर्निथीन है। ये वाला जो ऊपर का प्रोसेस है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस का, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जबकि बाकी का जो साइक्लिक प्रोसेस है वो होता है साइटोसोल में, और ये प्रोसेस होता है लीवर में। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम आयन से कार्बोमाइल फॉस्फेट बनता है। ये अमोनियम से अमोनियम बना अमोनिया से NH3 से। फिर ये ऑर्निथिन के साथ ऐड होके सिट्रोलिन बनाता है। उसके बाद यहाँ से TCA साइकिल से एस्पार्टेट आता है, जो सिट्रोलिन के साथ कंडेंस होकर आर्जिनोसक्सिनेट बनाता है। देन आर्जिनोसक्सिनेट ब्रेक होता है आर्जिनिन एंड फ्यूमरेट में। फ्यूमरेट चला जाता है TCA साइकिल में और मैलेट में कन्वर्ट होकर ATP NADH प्रोड्यूस करता है। और फिर ये जो आर्जिनिन है वो आगे साइकिल में जाता है, यहाँ पे H2O के साथ बाइंड करके ये यूरिया बाहर निकालता है, एंड आर्निथिन फिर वापस से माइटोकॉन्ड्रिया की ओर ट्रांसपोर्टर सिस्टम के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। फिर वही प्रोसेस दोबारा होने लगता है। यहाँ पे आप कनेक्शन देख सकते हैं TCA साइकिल का यूरिया साइकिल के बीच। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने यहाँ पे यूटिलाइज़ किया था वो TCA साइकिल से ही आया था, और जो एस्पार्टेट हमने यूटिलाइज़ किया था कंडेंसेशन के लिए वो भी TCA साइकिल से आया था। और ये आर्जिनोसक्सिनेट से जो फ्यूमरेट बना था वो भी TCA साइकिल में गया, वापस ये मैलेट बनाया, फिर ऑक्जेलोसिटेट। इस तरह से जो इतना प्रोसेस है वो यूरिया साइकिल का ही प्रोसेस है। इसीलिए यहाँ पे जो NADH प्रोड्यूस होता है उसको हम यूरिया साइकिल के एनर्जेटिक्स में गिनते हैं। मैलेट से ऑक्जेलोसिटेट के कन्वर्जन के टाइम NADH प्रोड्यूस होगा। आप इसका एक डिटेल डायग्राम देख सकते हैं जो आपको एग्ज़ाम में बनाना है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल व्यू है, आपको वर्टिकल बनाना है, और ऐसे फुल स्ट्रक्चर्स आपको बनाने हैं ताकि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिले। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है। हर चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग समझ के भी आ जाती है। स्टेप्स ऑफ यूरिया साइकिल 5 स्टेप हैं स्पेशली, वैसे 7 स्टेप भी कह सकते हैं TCA साइकिल में अगर जाके देखें तो। फर्स्ट स्टेप है सिंथेसिस ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट। कार्बोमाइल फॉस्फेट synthase first, CPS1 of mitochondrial catalyzes the condensation of ammonium ion with carbon dioxide to form carbamyl phosphate. This step consumes 2 ATP and is irreversible and rate limiting, और इसको committed step भी कहते हैं। ये branching point पे होता है ये रिएक्शन। CPS first requires N-acetyl glutamate for its activity. ये N-acetyl glutamate भी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में ही। So you can see
यहाँ पे कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेसिस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड अमोनियम का कंडेंसेशन हुआ, जिससे यहाँ पे 2 ATP यूटिलाइज भी हुआ और कंज्यूम हुआ और बना कार्बोमाइल फास्फेट। फर्दर ये कार्बोमाइल फास्फेट, नाउ सेकेंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रोलिन. So citrulline is synthesized from carbamyl phosphate and ornithine by transcarbamylase, and ornithine is regenerated and used in urea cycle. So ये ornithine है, इस साइकिल क्लास में ऑर्निथीन बनता है. ये ऑर्निथीन चला जाता है ट्रांसपोर्टर सिस्टम के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में, और फिर यहाँ में माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट कार्बोमाइल फॉस्फेट से ये बाइंड करेगा, फिर ये फर्दर सिट्रोलिन फॉर्म करेगा. इस एक तरह से कहते तो ऑर्निथीन बिल्कुल TCA साइकिल के ऑक्सिलो एसीटेट की तरह है. वहाँ भी ऑक्सिलो एसीटेट पहला प्रोडक्ट होता था, उसी तरह यहाँ भी है. सो आगे देखते हैं. थर्ड स्टेप में होगा सिंथेसिस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट. आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस कंडेंसेस citrulline with aspartate to produce arginosuccinate. The second amino group of urea is incorporated in this reaction. This step requires ATP which is cleaved to AMP and pyrophosphate. The latter is immediately broken down in inorganic phosphate. So यहाँ पे सिट्रोलिन है और ये एस्पार्टेट. ये एस्पार्टेट कहाँ से आया था? TCA साइकिल से, है ना. तो ये TCA साइकिल से आया एस्पार्टेट और सिट्रोलिन कंडेंस होंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेट एंड फॉर्म करेंगे आर्जिनोसक्सिनेट. ओके. और यहाँ पे जो दूसरा अमीनो ग्रुप है वो हमें मिल जाता है यूरिया फॉर्मेशन के लिए, NH2 विद द हेल्प किस में मिलता है? एस्पार्टेट से. ठीक है. और यहाँ पे देखिए ATP AMP में कन्वर्ट होता है. ओके. ये भी ATP 2 ATP के ही इक्वल होता है. सो क्लीवेज ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट. Arginosuccinate cleaves arginosuccinate to give arginine and fumarate. Arginine is the immediate precursor for urea. From fumarate liberated here provides a connecting link with the TCA cycle, gluconeogenesis, etc. ओके. तो यहाँ पे आर्जिनोसक्सिनेट जो बनाए थे वो ब्रेक होगा, क्लीव होगा उसका आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम की मदद से, जिससे ये फ्यूमरेट और आर्जिनेट में टूट जाएगा. ये फ्यूमरेट चला जाएगा TCA साइकिल में या तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए, एंड ये फर्दर फिर यूरिया फॉर्मेशन में मदद करेगा आर्जिनिन. तो एक तरह से ये इमीडिएट प्रिकर्सर है आर्जिनिन यूरिया का. स्टेप्स ऑफ यूरिया साइकिल में आगे देखते हैं. फिफ्थ स्टेप फॉर्मेशन ऑफ यूरिया. यहाँ पे यूरिया सिंथेसिस हो जाता है कंप्लीट. आर्जिनेज इज द फिफ्थ एंड फाइनल एंजाइम दैट क्लीव्स आर्जिनिन टू yield यूरिया एंड ऑर्निथिन. ऑर्निथिन so regenerated enters mitochondria for its reuse in the urea cycle. Arginase is activated by carbon dioxide, it is a cobalt molecule. cobalt 2+ आयन है ये, और ये Mn 2+ आयन. तो ये आर्जिनेज को एक्टिवेट करते हैं. एक तरह से कोएंजाइम है ये. ऑर्निथिन एंड lysine compete with arginine, competitive inhibition, and arginine is mostly found in the liver, while the rest of the enzymes of urea cycle are also present in other tissue. और यही कारण है कि यूरिया सिंथेसिस केवल लीवर में होता है, क्योंकि जो आर्जिनेज एंजाइम है दूसरे टिश्यूज़ में प्रेजेंट नहीं है. बाकी के 4 एंजाइम्स हालांकि बाकी टिश्यूज़ में प्रेजेंट हैं. सो ओनली लीवर अल्टीमेटली कैन प्रोड्यूस यूरिया. ओके. सो सिग्निफिकेंस ऑफ यूरिया साइकिल देख लेते हैं. यूरिया साइकिल का क्या महत्व है? टॉक्सिक अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नॉन टॉक्सिक यूरिया. ये सबसे मेन सिग्निफिकेंस है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया. इट रिसाइकल्स TCA साइकिल इंटरमीडिएट्स. इट रिसाइकल्स अमीनो एसिड. TCA साइकिल इंटरमीडिएट में जैसे स्पार्टेट था उसको यहाँ पे यूटिलाइज किया गया है ना, तो एक तरह से रिसाइकल हुआ. It recycles amino acids and keto acids. Endogenous synthesis of arginine occurs, which is a semi-essential amino acid. Okay, regulation of urea cycle. तो 2 तरह का रेगुलेशन होता है. तो पॉजिटिव रेगुलेशन, या तो यूरिया साइकिल इंक्रीज होगा या यूरिया साइकिल की एक्टिविटी डिक्रीज होगी, है ना. नेगेटिव रेगुलेटर्स वही काम करते हैं डिक्रीज करने का. पॉजिटिव रेगुलेटर इंक्रीज करने का, मतलब यूरिया सिंथेसिस को बढ़ाने का. N-acetyl glutamate is the positive allosteric effector of carbamyl phosphate synthase first glucagon, and cortisol increases the transcription of urea cycle enzyme during fasting condition. High dietary amino acid level increases the urea cycle activity. देखिए कार्बामाइल फास्फेट क्या है? एक तरह का एलोस्टेरिक एंजाइम है. एलोस्टेरिक कहने का मतलब है इनके पास एक एक्टिव साइट की जगह इस एंजाइम में एक एलोस्टेरिक साइट भी है,
जिसमें एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, जैसे कि इसके लिए है एन एसेटाइल ग्लूटामेट। ये इसका एलोस्टेटिक इफेक्टर, पॉजिटिव एलोस्टेटिक इफेक्टर कहने का मतलब है कि जैसे ही एनर्जी कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस 1 से बाइंड करेगा, सिंथेटिस 1 से, ये उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा। और ये एन एसिटाइल ग्लूटामेट कैसे बन रहा है? ये बन रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोए एंड ग्लूटामेट। और यहाँ पे एंजाइम यूज होता है ग्लूटामेट सिंथेस। ठीक है, तो अगर ये इसकी मतलब एन एसिटाइल ग्लूटामेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस से की एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। अब इसकी एक्टिविटी ज़्यादा है क्योंकि ये कमिटेड स्टेप है, रेगुलेटरी स्टेप है। इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होने पर यूरिया साइकिल भी ज़्यादा स्पीड से चलेगा, उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी, मतलब यूरिया सिंथेसिस भी ज़्यादा होगा। सो इट इज़ अ पॉजिटिव रेगुलेटर। Glucagon and cortisol increases the transcription of urea cycle enzymes during fasting condition. एंड अमोनिया एसिड का ज़्यादा अमाउंट लेना भी यूरिया साइकिल की एक्टिविटी को बढ़ाता है, क्योंकि ज़्यादा अमीनो एसिड है, मतलब ज़्यादा प्रोटीन लेना है, एक तरह से ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं, ज़्यादा अमीनो एसिड मिल रहा है। अब ज़्यादा अमीनो एसिड से ज़्यादा अमोनिया भी प्रोड्यूस होगा, है ना, क्योंकि अमीनो ग्रुप जो है वो अमोनिया में ही कन्वर्ट होता है ज़्यादातर। जितना यूटिलाइज होना रहता है बॉडी के द्वारा होगा, लेकिन बाकी जो बचा है नाइट्रोजन ग्रुप वो तो अमोनिया के फॉर्म में निकलेगा ही। अब उस अमोनिया को अगर शरीर से ना निकाले तो भी बड़ी समस्या है, इसलिए यूरिया साइकिल की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब उसके बाद है नेगेटिव रेगुलेटर्स, प्रोटॉन्स और नेगेटिव एलोस्टेटिक इफेक्टर ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस फर्स्ट। तो फिर यहाँ पे समझिए, and hence decrease the blood pH leads to decreased urea cycle। देखिए प्रोटॉन्स क्या है? निगेटिव एलोस्टेरिक इफेक्टर ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस 1। मतलब अगर प्रोटॉन का अमाउंट ज़्यादा होगा तो कार्बोमाइल फॉस्फेट की एक्टिविटी डिक्रीज होगी। अब एक्टिविटी डिक्रीज होगी तो यूरिया साइकिल भी डिक्रीज होगा। और ब्लड पीएच, इसलिए ब्लड पीएच का कम होना यूरिया साइकिल को डिक्रीज करता है एक्टिविटी को। ब्लड पीएच कम क्यों होगा? जब उसमें प्रोटॉन ज़्यादा होंगी, प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो कार्बोमाइल फॉस्फेट की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। कुल मिला के डिक्रीज इन यूरिया साइकिल एक्टिविटी। यूरिया साइकिल एक्टिविटी डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन प्रोटीन कंजप्शन। एटीपी इज essential for urea cycle activity, hence decrease in beta oxidation leads to decrease in urea cycle। फास्टिंग के कंडीशन में हमें जो एनर्जी है केवल बीटा ऑक्सीडेशन से ही मिलती है, स्पेशली फैट के ऑक्सीडेशन से, है ना। तो उस कंडीशन में अगर एटीपी हमें सफिशिएंट नहीं मिल पा रहा है, उस कंडीशन बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रहा है, एटीपी नहीं मिलेगा तो यूरिया साइकिल रेगुलेट भी नहीं होगा, उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, यूरिया सिंथेसिस कम होगा। द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ यूरिया साइकिल इज लाइक दिस एज यू कैन सी। एंड उसमें कहाँ कहाँ पे यूटिलाइजेशन हुआ है एटीपी का और कहाँ कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, उसके आधार पे आप उसका एनर्जेटिक्स बना सकते हैं। तो NH4 पहले स्टेप में ही यूज़ हुआ था कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस फर्स्ट एंजाइम के द्वारा। जब कार्बोमाइल फॉस्फेट बना था कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम आयन के कंसंट्रेशन से, तो 2 ATP यूटिलाइज हुआ था। वहाँ पे ATP से ADP में कन्वर्ट हुआ था, है ना। और उसके बाद एक और स्टेप था जहाँ पे आर्जिनोसेक्सोनेट बना था सिट्रुलिन से एस्पार्टेट के जुड़ने से, तो उसमें भी ATP AMP में कन्वर्ट हुआ था, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में। तो वहाँ पे भी 2 ATP यूटिलाइज हुआ, यहाँ पे भी 2 ATP यूटिलाइज हुआ, कुल मिला के 4 ATP खर्च हो गए। अब बना कब था? जब आर्जिनोसेक्सोनेट टू फ्यूमेरेट, आर्जिनोसेक्सोनेट 2 मॉलिक्यूल्स में टूटा था, एक तो आर्जिनिन और फ्यूमेरेट। तो आर्जिनिन तो यूरिया फॉर्मेशन के लिए चला गया, लेकिन जो फ्यूमेरेट था वो गया था वो TCA साइकिल में जाके मेलेट बनाया, मेलेट से फिर ऑक्जेलोएसिटेट बना। तो वहाँ मेलेट से ऑक्जेलोएसिटेट बनने पे जो NADH बना था वही इक्वल होता है, वहाँ पे एक NADH बना था तो वो इक्वल होता है 2.5 ATP के। उस 2.5 ATP को हम यूरिया साइकिल का पार्ट मानते हैं। सो 4 यहाँ यूटिलाइज हुआ है, so 4 minus 2.5 equals to 1.5 ATP, हाई एनर्जी फॉस्फेट। सो ये है ओवरऑल नेट एनर्जी गेन एक्चुअली, क्योंकि 4 ATP यूटिलाइज हो गया था, खर्च हो गया था, लेकिन यहाँ पे 2.5 ATP जनरेट भी हुआ। तो 4 minus 2.5 करेंगे तो 1.5 ATP हमें प्राप्त होगा। So this energetic shows the linkage between urea cycle and TCA cycle, and hence it is known as urea bicycle। Okay, क्योंकि यूरिया साइकिल TCA साइकिल से जुड़ा है और दोनों का मिला के हम यहाँ पे पूरा एनर्जी निकालते हैं, नेट गेन। तो ये यूरिया बाईसाइकिल का एनर्जेटिक्स है। डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिया साइकिल देखते हैं कि
यूरिया साइकिल में अगर यूरिया साइकिल अच्छे से नहीं चलता तो उस कंडीशन में कौन कौन सी परेशानी हमें हो सकती है। यूरिया साइकिल के डिसऑर्डर के पैदा होने का मेन कारण होता है एंजाइमेटिक डिसऑर्डर इन यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल में जो 5 एंजाइम होते हैं उसमें से अगर किसी भी एंजाइम में कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी में प्रॉब्लम है या उसके लिए यूज़ होने वाले सब्सट्रेट में प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में यूरिया साइकिल में डिसऑर्डर देखा जाएगा। कुल 5 डिसऑर्डर्स हैं अभी तक के डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिया साइकिल में। So, metabolic defects associated with each of the 5 enzymes of urea cycle have been reported. All the disorders invariably lead to a buildup in blood ammonia, जिस कंडीशन को कहते हैं hyperammonemia leading to toxicity. Other metabolites of urea cycle also accumulates, which however depends on the specific enzyme defect. The clinical symptoms associated with defect in urea cycle enzymes include vomiting, lethargy, irritability, ataxia, mental retardation. Lethargy मतलब आलसीपना and mental retardation मतलब दिमाग का स्लो हो जाना, मंद बुद्धि कहते हैं जिसे। एटेक्सिया एक को कहते हैं इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन भी, and it can be due to damage to brain nerves and muscles. So और हाइपरअमोनीमिया ये भी काफ़ी डेंजरस कंडीशन है एंड इट मे लीड टू ब्रेन इंजरी एंड डेथ। ओके, अमोनिया देखिए एक न्यूरोटॉक्सिन है और साथ ही साथ एक ऑस्मोटिक एजेंट भी है। इसके मेटाबॉलिज्म से ग्लूटामिन बनता है, इसलिए अगर इसका लेवल 150 से 200 माइक्रो मोल पर लीटर हो या कहें 255 से 340 माइक्रोग्राम पर लीटर हो, तो यह इंट्रा न्यूरोनल ऑस्मोलैरिटी एंड द रिस्क फॉर इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन एंड इंसेफेलोपैथी के जोखिम को बढ़ाता है। इसलिए अमोनिया का हमारे शरीर में बढ़ना बहुत घातक हो सकता है हमारे लिए, एंड इट मे लीड टू ब्रेन डैमेज, कोमा एंड इवन डेथ ऑल्सो। इसलिए अमोनिया का शरीर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। और इस अगर यूरिया साइकिल में कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मिलता है तो हमारे शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। और इसके जो ज़्यादा डिफेक्ट है ना वो जेनेटिक ही हैं। सो यहाँ पे 5 डिफेक्ट्स हैं और उनमें जो एंजाइम इवॉल्व है उनका नाम दिया गया है। सो पहला है हाइपर अमोनीमिया टाइप 1। Hyperammonemia type 1, this occurs due to the deficiency of carbamyl phosphate synthase 1 and produce ammonia toxicity. ओके और अमोनिया टॉक्सिसिटी कितना घातक होता है वो तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इट इज़ अ फैमिलियल ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, मतलब ये फैमिली में एक दूसरे को फैमिली टू फैमिली फैलता है जेनेटिकली। इट इन दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर ओरोटिक एसिड्यूरिया and excessive excretion of orotic acid in urine is observed. Second है hyperammonemia type 2. This occurs due to the deficiency of ornithine transcarbamylase enzyme. It is X-linked recessive disorder. The complication are the elevation of glutamine in the blood and urine. In this type of disorder, orotic aciduria and excessive excretion of orotic acid in urine is observed. Then third है citrullinemia. It is an autosomal recessive disorder. Citrulline is excreted in the urine up to 1 to 2 gram per day, which is excess than normal due to the defect of arginosuccinate synthase enzyme. It produces hyperammonemia and symptoms of ammonia toxicity. It is of 2 types, type 1 and type 2. Type 1 develops in childhood, whereas type 2 develops in adults. Fourth है arginosuccinic aciduria. It is a rare recessive disorder due to lack of enzyme arginosuccinase. In this condition, accumulation of ammonia takes place in the blood. Higher level of arginosuccinic acid in plasma and cerebrospinal fluid cause neurological problems as well as damage to the liver. This disease is usually present in the early age with having poorly controlled breathing rate, seizures, and sometimes develops mental retardation, etc. Fifth is hyperarginemia. It is a disorder caused by hereditary deficiency of liver type arginase 1 and characterized by psychomotor retardation. Arginase 1 deficiency mainly affects the central nervous system that also leads to mental impairment and growth retardation. Arginine level becomes high in this disorder. So this is the end of the video, and here's a quote. We learn by examples and by direct experience because
देयर आर रियल लिमिट्स टू द एडिक्वेसी ऑफ वर्बल इंस्ट्रक्शन। हम उदाहरण और प्रत्यक्ष अनुभव से सीखते हैं, क्योंकि वर्बल इंस्ट्रक्शंस के द्वारा चीज़ों को जस्टिफाई करने की भी सीमाएं हैं। और यही कारण है कि रियल लाइफ में हो रही घटनाएं आपको ज़्यादा याद रहती है एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट बुक में पढ़ी हुई थ्योरीज। आपको एक बार पढ़ी हुई कहानी ज़िंदगी भर के लिए याद रह जाती है, पर बायोकेमिस्ट्री का एक मेटाबॉलिक साइकिल जो आपने हज़ार बार याद करने की कोशिश की थी, वो आपको याद नहीं रह पाता। मतलब अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट परमानेंटली याद करना है, याद रखना है, तो उसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से एसोसिएट कर देना चाहिए, जैसा कि हेलेन सिजर्स्की ने किया है अपनी बुक स्टॉर्म्स इन अ टी कप में। इसमें उन्होंने फिजिक्स की बड़ी बड़ी थ्योरीज को डे टू डे लाइफ के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया है। तो आप भी जो कॉन्सेप्ट याद करना चाहते हैं उसे अपनी डे टू डे लाइफ की किसी चीज़ से एसोसिएट कर दीजिए, जो आप रोज़ देखते हैं, रोज़ सुनते हैं, तो आपको वो ऑटोमेटिक परमानेंटली याद हो जाएगी। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू यूजी फार्मा गाइड।